गुड मॉर्निंग। तो आप सब जानते हैं कि परीक्षा का डेट दिन प्रतिदिन बहुत नज़दीक आ चुका है। बस 2 दिन ही बचे हैं। इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें? तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप SCERT बुक पढ़कर तैयारी कर सकते हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन में आप SCERT बुक पूरा नहीं पढ़ पाइएगा। तो कृपया करके बुक को भी साइड रखिए, क्योंकि इतना कम समय में आप बुक पढ़ने पर आपके पास टाइम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैच करने के लिए सोचिए। जितना क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे, सुनेंगे, अटैच कीजिएगा, उतना बेटर होगा। तो कल हमने हिस्ट्री का ख़त्म कर दिया था और आज ज्योग्राफी का पार्ट 1 भी आप देख चुके होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ उसमें हम 6 लेसन तक ख़त्म किए थे। तो आज का हमारा जो होगा 7वां लेसन है, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। तो इस लेसन से जितना भी निचोड़ निकलता है, जितना भी निचोड़ होगा, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? ठीक है, तो किस राज्य से मिलती है? तो सिक्किम राज्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत लेख क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू हो जाएगा। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगा 7554 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितना होती है? ये आपका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो याद रखिएगा, यह आपका 70% वन पर विस्तार है। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो भूटान की साक्षरता दर जो है वो आपका 42% है। बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? ठीक है, तो बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम बांग्लादेश को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? ठीक है, तो भारत के साथ पूछे तो ये आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, तो कहीं कहीं 17 दिसंबर, कहीं कहीं आपको 16 दिसंबर भी मिलेगा देखने को। तो 16 दिसंबर 1971 को, याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 को ये स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? ठीक है, तो ये किस भाग में है? ये आपका दक्षिणी भाग में आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये आपका होगा जमुना के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो श्रीलंका की अगर आप देखेंगे भारत का मैप में तो आपको अंडाकार दिखेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पिदुर तालगाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है, तो ये क्या है? तो ये आपका शिखर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ठीक है, ये आपका कोलंबो हो जाएगा। भारत में श्रीलंका को अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 में हुई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस्लामाबाद में। खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, तो कौन जो है खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है? तो सियालकोट। ठीक है, यहाँ बहुत खेल का सामान बनता है। पाकिस्तान की सबसे अधिक चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना? 3770 मीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी कैसे बहती है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये तो सबको जानते हैं, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, ये आपको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पाकिस्तान में वर्षा
का औसत क्या है? तो पाकिस्तान में वर्षा का औसत कितना है? तो 35 सेंटीमीटर का है। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ठीक है, तो पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि योग्य है? तो 19% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो कितना हो गया था? क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था। 27, पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये 72%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला हुआ है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो मात्र 3% भाग पर भूवन फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ठीक है, तो ये 63% भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? ठीक है, तो ये आपका मुल्तान में हो जाएगा। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पथरीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। निम्नलिखित में से कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? ये खैरपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है कहाँ? तो चित्राल में नहीं है। जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जोब घाटी जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योगों का विकास किया गया था? ठीक है, तो किस स्थान पर किया गया था? सुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पाकिस्तान में रसायन पदार्थ के बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? ठीक है, तो ये जो कारखाना है ये आपको दाऊद खेल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैकोबाद किस कारण जाना जाता है? ठीक है, तो जैकोबाद जो है उस सबसे गर्म क्षेत्र के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? ठीक है, तो पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो हिंदू जो है ये पाकिस्तान का बांध नहीं है। मंगला क्या है? मंगला क्या है? तो ये पाकिस्तान स्थित एक बांध है। क्या है? पाकिस्तान स्थित एक बांध है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 2912 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1046 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पाकिस्तान की भाषा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा उर्दू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। थोड़ा वीडियो को हम जल्दी जल्दी करना चाहेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं। चलिए, पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है? ठीक है, तो पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में जन घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, तो ये कितना है? तो 216। इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है? ठीक है, तो ये आपका 2 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा या हवाई जहाज का अड्डा कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा इस्लामाबाद में। कहाँ है? इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नगर खेल के सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? 50 का आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी टोटल ऊंचाई जो 3770 मीटर है। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उत्तर से लेकर दक्षिण की दिशा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र आपको कहाँ मिल जाएगा? कोहटा में, ठीक है, कोहटा में मिल जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो ये आपके कहाँ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मर्दान में। कहाँ हो जाएगा? मर्दान में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा शिकारपुर। शिकारपुर में मतलब कि ज़्यादा दरी बनाने का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, खैरपुर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो खैरपुर में किसका सामान बनने का प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा का ज़्यादा वहाँ सामान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है? ठीक है, तो कौन शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा कपास भी शामिल था, सेंधा नमक भी है, सूखे फल भी है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है? ठीक है, नहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो होता है ना इस पर आदमी देखता ही नहीं है। ठीक है, 58 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका जूता हो जाएगा, जूते। पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो ये कारखाना कहाँ है? तो हरीशपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? ये याद रखिएगा, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल की तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। अगला देखते हैं, नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? ठीक है, तो नेपाल में कितने प्रकार ऋतु होते हैं? तो 4 प्रकार के ऋतु होते हैं। नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि होती है? तो नेपाल में शरद ऋतु की अवधि क्या होता है? सितंबर से लेकर नवंबर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। चलिए, नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? तो ये आपका हो जाएगा 80% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ढालों पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? ठीक है, तो कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 25% पर वन का विस्तार है। पतझड़ वन नेपाल में पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है? ठीक है, तो किस ऊंचाई तक मिलता है? तो आपको हो जाएगा 1200 मीटर तक आपको पतझड़ वन मिलेंगे। नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो किस भाग में? तो तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? ठीक है, तो नेपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? रुद्राक्ष के लिए। ठीक है, नेपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रुद्राक्ष के लिए। काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यहाँ का जो खेती होती है संघनन खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? तो नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? तो पर्यटन है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेपाल का राजपथ है? ठीक है, तो कौन नेपाल का राजपथ है? ये आपका हो जाएगा महेंद्र। कौन है? तो महेंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1950 में। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? तो अपना देश भारत हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? ठीक है, तो नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? ठीक है, तो किस भाग में बहती है? तो इसका हो जाएगा आपका पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोखरा क्या है? थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पोखरा क्या है? तो आप एक तालाब है, ये मत मार दीजिएगा। तो पोखरा क्या है? तो पोखरा एक बड़ा नगर था। ठीक है, ऐसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं पोखरा को एक तालाब ही बोलते हैं देहाती भाषा में। ठीक है, ये लेकिन ये क्या था? नेपाल में पोखरा क्या था? तो बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो नेपाल में राजतंत्र जो था वो 2008 में समाप्त हो चुका था। अगला देखते हैं। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? तो नेपाल का प्रसिद्ध खनिज जो है वो अभ्रक है। नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है? ठीक है, तो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा कितना प्रतिशत भाग? तो 75% भाग। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। चलिए, गौरी शंकर
ठीक है, शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गौरी शंकर जो है शिखर की ऊंचाई इसमें कितनी हो जाएगी? आंसर कीजिएगा, इसका हो जाएगा 7134 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7134 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा में से मिलता है? तो ठीक है, नेपाल की सीमा से कौन सा राज्य मिलता है? तो सिक्किम आपका नेपाल से मिलेगा। आपको नेपाल से टोटल कितने राज्य मिलते हैं? तो 5 राज्य मिलते हैं। याद रखिए, कितने राज्य मिलते हैं? तो 5 राज्य, भारत के 5 राज्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। बोलता है गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये आप पता होगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। काठमांडू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काठमांडू जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हो जाएगा बागमती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल किस प्रकार का देश है? नेपाल किस प्रकार का देश है? ठीक है, तो नेपाल किस प्रकार से, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय पठार, पर्वतीय सिर्फ हो जाएगा, पठार नहीं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेख कहा जाता है? ठीक है, तो किस श्रृंखला को कहा जाता है? तो मध्य हिमालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो भूटान में अधिकतर वर्षा जून से लेकर सितंबर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, भूटान के किस भाग में झूम खेती की जाती है? तो भूटान के किस भाग में झूम खेती की जाती है? ये आपका हो जाएगा पूर्वी भाग में। आमो टेंगसाचू तथा मानस क्या है? ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नदियां हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस संधि के द्वारा भूटान का भाग लिया था? ठीक है, किस संधि के द्वारा भूटान का भाग लिया था? सिनचुलू संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, भूटान का अधिकतर व्यापार किस देश के साथ होता है? तो भूटान का अधिकतर व्यापार जो है ये आपका भारत के साथ हो जाएगा, और नेपाल का भी अधिकतर होता है भारत के साथ। भूटान की राजधानी कहाँ है? ये हो जाएगा थिम्पू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो पारो में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय जो है भूटान में सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा 7553, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ये आपका हो जाएगा 47%। अगला प्रश्न देखते हैं, भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ये हो जाएगा आपका 68% है। भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर तक है? तो भूटान का जो क्षेत्रफल है ये आपका 47,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कुलागांगड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूटान की सीमा रेखा की लंबाई पूछे तो 1075 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य भूटान से सटा नहीं है? देखिएगा यहाँ नहीं पे फोकस जरूर कीजिएगा। कौन भूटान के साथ नहीं सटा हुआ है? तो बिहार जो है ना मतलब भूटान के साथ नहीं सटा हुआ, ये नेपाल के साथ सटा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूटान की नदी नहीं है? ठीक है, फिर देखिए नहीं आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी नदी नहीं है? तो सापो नदी जो है ये नहीं है। भूटान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भूटान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है? तो भूटान में किस पशु को अधिक लोग पालते हैं? तो भेड़ को पालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरही गाय किससे कहा जाता है? ये आपको याक को कहा जाता है। सुरही गाय किससे कहा जाता है? तो याक का। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। चलिए, तो बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? देखिए बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या नाम है? क्योकराडोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारंगी की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 का? तो सिलहट। कौन सा हो जाएगा? सिलहट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कर्णफूली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो कर्णफूली किस क्षेत्र पर प्रमुख नदी है? चटगांव की प्रमुख नदी है। बांग्लादेश को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने प्रदेशों में बांटा गया? तो 9 प्रदेशों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं
कि बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो लाला खेल में, याद रखिए कहाँ होती है, लाला खेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है, तो मात्र 7% पर वनों का विस्तार है। बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। तो बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में, तो 80%। बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होता है, तो 63%। चावल की कितनी फसल बांग्लादेश में उगाई जाती है। तो सोचिए चावल की ना वहाँ 3 फसल उगाई जाती है, 3 प्रकार के होते हैं चावल वहाँ। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, मेमनसिंह किस फसल के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है, मतलब सबसे आगे थे, तो जूट में। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है, बांग्लादेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। इसको तुम वीवीआई कर दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो चटगांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थान में सूती कपड़े की मिल नहीं है, ठीक है। तो किस स्थान में सूती कपड़े की मिल नहीं है, तो जैसोर में। जैसोर में जो है वो सूती कपड़े की मिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, भूटान में किस धर्म की प्रधानता थी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। भूटान में किस धर्म की मतलब प्रधानता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भूटान में किस वर्ष नया संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो किस वर्ष नया संविधान लागू हुआ था, तो 2008 में। कब, किस वर्ष हुआ था, 2008 में। सुरही गाय का उपयोग किस कार्य में होता था, ठीक है। सुरही गाय किसको बोलते थे, याक को बोलते थे, अभी जस्ट हमने पीछे देखा था। तो इसका उपयोग किस कार्य में होता था, तो इसका उपयोग जो था ये माल ढोने में, ठीक है, माल ढोने में सुरही गाय का मतलब याक का उपयोग करते थे। फुट सोलिंग क्या है, तो फुट सोलिंग क्या है, तो फुट सोलिंग आपका एक व्यापार है, क्या है, तो एक व्यापार केंद्र। फुट सोलिंग क्या है, तो एक व्यापारिक केंद्र है। भूटान का देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, भूटान के उत्तर में, ठीक है, भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। तो भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो आपका हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की नगरीय जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है जो नगर में रहते हैं। तो 127 का क्या हो जाएगा, 11%। भूटान की जनसंख्या कितनी है, देखिए भूटान की जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो 7 लाख, ठीक है, कितनी है, तो 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, भूटान के दक्षिण भाग में स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो द्वार प्रदेश मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारो भूटान की किस दिशा में स्थित है। तो पारो जो है, पारो भूटान की किस दिशा में स्थित है, तो पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान के सुदूर उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो किस प्रकार की जलवायु है, आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। भूटान में कितनी ऋतुएं होती है, तो भूटान में कितनी ऋतु है, तो दो ऋतु होती है। नेपाल में 4 होता है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो बांग्लादेश को समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछे तो 20 से लेकर 25 मीटर। बांग्लादेश में किस भारतीय नदी को पद्मा कहा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को क्या बोला था, तो जमुना, ठीक है। अगला पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, देखिए वही क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एशिया, क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण में। कहाँ चीनी मिल नहीं है, तो कहाँ पे चीनी मिल नहीं है, तो बागरहाट में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, चलिए किस स्थान में जूट की मिल नहीं है, ठीक है। तो किस स्थान में बांग्लादेश में जूट की मिल नहीं है, तो जैसोर में नहीं है। 139 नंबर देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश एशिया में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश जो है 5वां स्थान पे है। चंद्रघना में कौन उद्योग विकसित है, ठीक है। तो कौन सा उद्योग विकसित है, तो कागज का उद्योग। चंद्रघना में कौन सा है, तो कागज का उद्योग है। चांदपुर क्या है, क्वेश्चन नंबर 141, चांदपुर क्या है। तो चांदपुर क्या है, तो ये आंतरिक नदी बंदरगाह है। आंतरिक नदी क्या है, बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 143 प्राकृतिक गैस का उत्पादन बांग्लादेश में कहाँ होता है? ठीक है, तो ये आपका तितास में होता है। बांग्लादेश पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जूट उत्पादन करता है? ठीक है, तो बांग्लादेश जो है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जूट उत्पादन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो हम जानते हैं 16 दिसंबर। ठीक है, कब? तो 16 दिसंबर नहीं, सॉरी, ये अलग है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? तो 1947 में, वो अलग हुआ था शायद। चलिए, 1955 के बाद बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? तो 1955 के बाद बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की संयुक्त स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है? ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच को पूछ रहा है, तो इसका कितना हो जाए? 4053। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 बांग्लादेश में जनघनत्व कितना है? ठीक है, तो बांग्लादेश में जनघनत्व कितना है? तो 880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी पाकिस्तान कब से बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा? ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम से कब से जाना जाने लगा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर 1971 से। बांग्लादेश किस वर्ष प्रजातांत्रिक देश बना था? ठीक है, तो ये किस वर्ष बना था? ये हो जाएगा आपका 2008 में बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 जाफना प्रायद्वीप किस प्रकार का इलाका है? ये आपका चूना पत्थर इलाका है। क्वेश्चन नंबर 152 सिलोन नामकरण किस वर्ष किया गया था? तो सिलोन नामकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1872 में। क्वेश्चन नंबर 153 श्रीलंका नाम किस वर्ष रखा गया? तो श्रीलंका नाम किस वर्ष रखा गया था? तो 1972 में। कब रखा गया था? 1972 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका कब आया? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का श्रीलंका कब आया था? 1796 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित हुआ था? तो श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित हुआ था? 1802 में। कब हुआ था? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 निम्नलिखित में से किसका उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा? ठीक है, तो यह स्पेन का कभी नहीं रहा था। श्रीलंका में जनघनत्व कितना है? तो श्रीलंका में जनघनत्व कितना है? तो 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पिड्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 900 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका निम्नलिखित में से किसके अधिक निकट है? ठीक है, तो किसके अधिक निकट है? तो ये हो जाएगा आपका विषुवत रेखा के निकट है। श्रीलंका में वर्षा कब होती है? तो श्रीलंका में वर्षा कब होती है? तो सालों भर। यहाँ जो है सालों भर मतलब बारिश होती रहती है। श्रीलंका की आकृति किस प्रकार का है? ये जस्ट क्वेश्चन हम लोग पहले देखे थे, अंडाकार हो जाएगा। पिड्रू ताल गाला क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, कोलंबो। सॉरी, क्या हो जाएगा? कोलंबो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से क्या स्थित है? ठीक है, तो क्या स्थित है? आंसर कीजिएगा। ये पाक जल संधि है। श्रीलंका किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना? ठीक है, तो किस वर्ष बना था? तो 1956 में। श्रीलंका का औसत तापमान कितना है? तो श्रीलंका का औसत तापमान कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के तटीय भाग में कितनी वर्षा होती है? तो श्रीलंका के तटीय भाग में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक किस पवन से वर्षा होती है? तो किस पवन से होती है? ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का फैलाव है? तो 30% भूभाग पर। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो श्रीलंका की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2,11,00,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा है? ठीक है, तो नौसैनिक अड्डा कौन है? तो त्रिकोमाली। कौन है? त्रिकोमाली। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं।
चलिए, श्रीलंका में तंबाकू उद्योग का प्रसिद्ध वाणिज्य केंद्र कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जाफना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका के अधिकांश प्रवासी कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते हैं? तो मध्य पूर्व के देशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य से एक बहुत बड़ा दल श्रीलंका जाकर ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व बसा था? ठीक है, तो कौन बसा था? ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, तामिल पृथकवादियों ने श्रीलंका में किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये 1983 में लोग प्रारंभ किया था। श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म को मानते थे? ठीक है, तो ये भी इससे पहले आ चुका है, बौद्ध धर्म को लोग मानते थे श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका के पर्वतीय भागों में वर्षा का औसत कितना होता है? तो ठीक है, वर्षा का औसत कितना होता है पर्वतीय भागों में? तो 500 सेंटीमीटर। अरुई क्या है? तो अरुई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा एक प्रकार का नदी है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग ने, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 बोलो, ठीक है, पार्ट 2 का ज्योग्राफी, ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का नाम क्या है? तो मानचित्र का अध्ययन, ठीक है, मानचित्र का अध्ययन समझिए, इसमें क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? ठीक है, तो कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो निरूपक भिन्न। अगला है कि मापनी में हर व्यक्त करता है, तो क्या व्यक्त करता है? तो इसका हो जाएगा आपका धरातल से दूरी, धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मापक निरूपक भिन्न का है? ठीक है, तो कौन सा भिन्न का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियां दर्शाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि भिन्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र में मापक अंकित करने की विधि कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें आप शब्द के द्वारा भी कर सकते हैं, रेखीय मापक के द्वारा भी कर सकते हैं, और प्रतिनिधि भिन्न द्वारा कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से की जा सकती है? ठीक है, तो किस मापक से? तो विकर्ण मापनी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये अंश के द्वारा जाना जाता है। पृथ्वी की दूरी मापनी में कहाँ लिखी जाती है? तो पृथ्वी की दूरी मापनी में कहाँ लिखी जाएगी? तो हर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोमीटर तथा मील दोनों दूरियों को किस प्रकार की मापनी द्वारा प्रदर्शित करना संभव है? ठीक है, तो ये तुलनात्मक से संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापनी क्या है? तो मापनी एक प्रकार का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्व मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है? ठीक है, तो किस प्रकार का होता है? तो दीर्घ मापनी होता है। क्या होता है? दीर्घ मापनी। एटलस किस मापनी पर बना होता है? तो एटलस जो है किस मापनी पर बना होता है? ये आपको लघु मापनी पर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना रहता है? ठीक है, तो कितना रहता है? तो 1 रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक वृत्त मापनी मानचित्र है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर राजस्व मानचित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 257 इंच की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जाना संभव है? ठीक है, तो किस मापनी पर पढ़ा जाना संभव है? तो ये हो जाएगा विकर्ण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.7 सेंटीमीटर की दूरी किस प्रकार की मापनी द्वारा मापा जा सकता है? ठीक है, तो किस प्रकार का मापनी द्वारा मापा जाएगा? ये आपका हो जाएगा रेखीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य विधि है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? प्रतिनिधि भिन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में
किया जाता है, ठीक है। तो किसका, तो इसमें से किसी का नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी का लेसन 8 भी ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है क्षेत्रीय अध्ययन। जिसका नाम क्या है, क्षेत्रीय अध्ययन। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक दूसरे को ज़रूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यह इसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन यह है, तो ये एक उपागम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका महत्व क्षेत्रीय अध्ययन में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो भूगोल शिक्षक का अधिक होता है। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है, तो यह क्या हो जाएगा, स्थलाकृति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहिए, तो क्षेत्रीय अध्ययन जो है ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं का समाधान के लिए किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने पर क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो क्या कारण होगा देख लेते हैं। तो बोल रहा है पहला कि ऑप्शन नंबर कि वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि होना, सही बात है। वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी भी अधिक निकलेगा। वृक्षों की अधिक कटाई होना तथा वर्षा कम होना, ये भी आपका सही है। जनसंख्या बढ़ने पे क्या होता है कि अब लोग वृक्ष को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि उपयुक्त में से डी सभी आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्र में जाकर, ठीक है, स्वयं इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है, तो क्षेत्र में अगर जाकर आप स्वयं आंकड़ा को कर रहे हैं तो इसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, तो क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, एक प्रकार का उपागम है। भूमि प्रदूषण से बचाव का तरीका बताइए। देखिए, भूमि प्रदूषण के बचाव का तरीका क्या होगा, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करना, ये गलत बात हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम से कम करना, ये सही लग रहा है। खेतों की सिंचाई नहीं करना, तो इससे भूमि प्रदूषण कैसे हो। ढालू भूमि पर वन नहीं लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 10। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो आपको क्या लगता है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, कि नगरों में गंदे जल को नदियों में गिराना, तो ये सही लग रहा है कि नगरों में गंदे जल को नदियों में गिराना, अच्छा है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ नदियों में गिराना, ये भी सही है। अच्छा, शहरों में कूड़ा कचरा नदियों में डालना, ये भी आपका सही है, और जिससे क्या होगा, जल प्रदूषित होगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है, ठीक है, प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, लेकिन आकाश जो है ना, आकाश, ये आपका किसी प्रकार का प्रदूषण का प्रकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण किस जिले में भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है, ठीक है। तो किस जिले में आई है, तो ये आपका हो जाएगा गया में भी देखने को मिला था, नवादा में भी है, और जहानाबाद, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मकानों की छतों के वर्षा जल को पाइप के द्वारा भूमि से बनी टंकी में जमा करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय आंकड़े का स्रोत नहीं है, देखिए, द्वितीय आंकड़े का स्रोत नहीं है, तो कृषि विभाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि किसी क्षेत्र में कच्चे मकानों की संख्या घट रही हो और पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही हो, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हम अनुमान लगाएंगे, लोगों का मुख्य पेशा नौकरी, या लोगों को मिट्टी से लगाव नहीं है, या लोगों कृषि के कार्य को छोड़ रहे हैं, कि लोग संपन्न होते जा रहे हैं, तो लोग क्या है, संपन्न होते जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन करते समय भूमि की ढाल का पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं, तो नदी प्रवाह की प्रश्नावली क्या है, ठीक है, प्रश्नावली क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का वाद विवाद प्रतियोगिता है। प्रश्नावली क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से
ठीक है, किससे पर्यावरण सर्वाधिक प्रदूषित होता है? तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण किससे प्रदूषित होता है? तो याद रखिएगा वाहनों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होगा? तो ये घरेलू ईंधन से होता है वायु प्रदूषण। चलिए, तो अगला क्वेश्चन चलिए ख़त्म। यानी कि नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। आपदा प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय हैं? ठीक है, तो कौन से उपाय है? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो कौन सा है? तो आपदा पूर्व सामूहिक तैयारी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन धीमी गति से होने वाला परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं होता धीमी गति से? तो भूकंप आपका धीमी गति से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो तीव्र गति से क्या नहीं होता है? अपरदन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन है? ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? तो तूफान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो टोर्नेडो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा का कारण नहीं बनता है? ठीक है, तो कौन नहीं बनता? सड़क निर्माण ये नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा हैं? तो क्या है? तो नाभिकीय विखंडन ये आपका मानव जनित आपदा है। विनाशकारी रसायनों का फैलना ये भी आपका मानव के द्वारा ही होता है। बांधों का टूटना ये भी मानव का, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आपदा पूर्व प्रबंधन से संबंधित हैं? ठीक है, तो कौन संबंधित है? आवश्यक वस्तुओं का भंडारण। कौन है? आवश्यक वस्तुओं का भंडारण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राहत कार्य चलाना आपदा के किस चरण से संबंधित कार्य हैं? ठीक है, तो किस चरण से है? तो आपदा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आपदा के समय प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आपदा प्रभावित लोगों को पुनर्वास आपदा के किस चरण को से संबंधित कार्य है? ठीक है, तो किस चरण से? ये आपदा बाद का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 2005 में। भारत में किस वर्ष सुनामी संकट आया था? ठीक है, तो भारत में 2004 में क्या था? सुनामी संकट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देश का सबसे बड़ा प्रबंधक कौन है? ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा प्रबंधक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कोसी नदी की बाढ़ किस वर्ष उत्तर बिहार में आई थी? ठीक है, तो ये 2008 में आई थी, जो बहुत भयानक मतलब आया था। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 10 भी खत्म। चलिए चैप्टर नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो एक बार पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो कैगा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है ये आपका जापान में है। और यहीं पे कब? तो 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को अमेरिका ने क्या किया था? 6 अगस्त 1945 में, ठीक है, 1945 में अमेरिका क्या किया था? तो बम गिराया था। उस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास हुआ था। तो ये किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संघटक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय कारकों से उत्पन्न आपदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परमाणु से विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? तो ये वही हो जाएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था? तो 1984 में। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था? 1984 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तूतीकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस का रिसाव कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? ठीक है, तो कौन सी बीमारी हुई थी? तो उल्टी होना, छाती में जलन होना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस दिन पर गिराया गया? देखिए, तो हिरोशिमा पर जब भी बोले तो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगर नागासाकी पे बोलेगा, नागासाकी पर कब? तो 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। चलिए आगे देखते हैं। हिरोशिमा पर देखिए, वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के कितने दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था? ठीक है, तो ये 2 दिन बाद गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु तकनीक विकसित देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल अब 20 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2012 नंबर। 2004 में किस ग्रह तक एक प्लूटोनियम से संचालित अंतरिक्ष यान पहुंचा था? ठीक है, तो किस ग्रह से पहुंचा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि। रासायनिक आपदाओं को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो ये आपको 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 क्या है कि पहली बार किस वर्ष रसायन के घातक परिणाम का अनुभव किया गया था? ठीक है, तो यह आपको 1990 में किया गया था। भोपाल शहर में गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो मिथाइल आइसोसानाइट। क्या कारण था? मिथाइल, ये मेथिल यहाँ लिखा हुआ है, आइसोसानाइट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रयोग की जाने वाले कीटनाशकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यंत जहरीला घोषित किया। ये कब किया था? ठीक है, तो ये आपको बोलो कितना परसेंट? तो 80% को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक आपदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जैविक आपदा को आपको 4 वर्गों में बांटा गया है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किस सेंटर पर किस वर्ष हमला हुआ था? ठीक है, तो वह किस वर्ष हमला हुआ? तो 2001 में हमला हुआ था। भारत में एड्स का पता किस वर्ष चला था? तो भारत में एड्स का पता कब चला था? 1986 में। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो इसमें हो जाएगा, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी को रखने से क्या होता है? डेंगू बीमारी फैलने का डर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रेक्स क्या है? तो ये अति सूक्ष्म जीव है। भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो भारत में एड्स से लगभग 25 लाख लोग प्रभावित हैं। हिरोशिमा किस देश में है? तो ये अभी जस्ट हम लोग पढ़े, जापान में है। यहाँ अमेरिका ने सबसे पहले बम गिराया था। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राम्बे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया था? ठीक है, तो यह हो जाएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। किसने गिराया था? अमेरिका ने। कब गिराया था? तो 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28 का? तो जी हर्जेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकाल तक प्रभावित करने वाली बीमारी में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मलेरिया नहीं है। इनमें से कौन एक घातक बीमारी है? ठीक है, तो कौन एक घातक बीमारी है? तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक घातक बीमारी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि टूटीकोरिन स्थित तांबे की फैक्ट्री से किस वर्ष गैस का रिसाव दुर्घटना हुई थी? ठीक है, ये किस वर्ष हुआ था? तो 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोपला शहर किस राज्य में स्थित है? तो भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भोपाल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम विस्फोट किस वर्ष कराया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष कराया गया था? 1998 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित है? ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है? ये आपको दामोदर घाटी हो जाएगा।
डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो ये क्या हो जाएगा? जल का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी खनिज धातु नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो कोयला आपका रेडियोधर्मी खनिज धातु नहीं है। रेडियोधर्मी क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि रेडियोधर्मी खनिजों में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? यानी कि ना अल्फा निकलती है, ना गामा निकलती है, ना बीटा, यानी कि सब का सब हो जाएगा, सभी नहीं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब गठित हुआ था? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1948 में। कब गठित हुआ था? 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान पर कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो किस वर्ष ये प्रारंभ हुआ था? 1962 में प्रारंभ हुआ था। चंद्रयान किस वर्ष चांद पर उतरा था? तो ये आपका 2008 में उतरा था। चलिए, तो ये भी आपका खत्म हो गया लेसन नंबर 11। आप चलते हैं लेसन नंबर 12 की ओर। इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। अगर 9th क्लास का आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो टोटल 13 चैप्टर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? ठीक है, तो कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 2 वर्गों में रखा जाता है। तीव्र ज्वर का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका क्या कारण है? तो जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है? तो किस ओर? तो बाईं तरफ चलना आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो ये आपको जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो वहीं से पार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। रेल यात्रा के दौरान ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ का नहीं ले जाना, ये इस पर ध्यान रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पैदल चलते समय सड़क की बाईं तरफ चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व में सबसे अधिक दुर्घटना किस देश में होता है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब आतंकवादी हमला हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में, यानी कि 11 सितंबर 2001 में। बाई डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कालाजार का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा जब दस्त कफ कफी। अगला चलते हैं, अधिकतर रेल दुर्घटना कहाँ होती है? तो अधिकतर रेल दुर्घटना जो है संपार पर होती है। पेट की गड़बड़ होने पर क्या करना चाहिए? तो अगर पेट का गड़बड़ होने पर क्या है? तो नमक और चीनी के घोल 1 घंटे के अंतराल पर व्यक्ति को मतलब पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, सड़क दुर्घटना का क्या कारण है? तो सड़क दुर्घटना आखिर होता क्यों है? तो आप देखिएगा कि यातायात के नियमों को ठीक से पालन नहीं करने पर सड़क दुर्घटना होती है, सही बात है। वाहनों की अधिक गति, मतलब तेज गति में अगर आप वाहन चला रहे हैं, ये भी आपका सड़क दुर्घटना, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला चलते हैं, भारत में संपारों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो भारत में संपारों की संख्या कितनी है? तो 3700। प्रत्येक बस में क्या रखना आवश्यक है? तो ये प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना आवश्यक है। वायु दुर्घटना का क्या कारण है? तो वायु दुर्घटना का क्या कारण हो सकता है? तो मौसम की खराबी हो सकता है, सही बात है। तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकता है, तूफान का आना ये भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ड्राइवर का कैसा होना चाहिए? तो ड्राइवर प्रशिक्षित होना चाहिए। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घर में आग से धुआं भर जाने पर क्या करना चाहिए? अगर घर में आग से धुआं भर गया तो हमें क्या करना चाहिए? ज़मीन पर लेटकर तथा रेंग कर बाहर निकलना चाहिए। सॉरी, 17 का क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, तो ये ज्योग्राफी का आज हम लोग का लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, ये हम लोग का 13वां चैप्टर है और इसको भी हम लोग आज ख़त्म कर देते हैं। तो आज आप लोग का पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आज ही शायद अपलोड कर देंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं है। आपदा के बाद निश्चित रहना ये उचित नहीं है। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? ठीक है, तो कौन सी निश्चित है? तो आगजनी हमेशा होते रहता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं रखना, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपदा प्रबंधन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में कौन सा अच्छे गुण होने चाहिए? ठीक है, तो कौन सा अच्छे गुण होना चाहिए? तो आप देखिएगा इनमें से आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपदा से निपटने में कौन लोग सही सुझाव दे सकते हैं? ठीक है, तो ये कौन लोग दे सकते हैं? अनुभवी लोग, क्यों? उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वानुमानित अनुभव आधारित आपदा नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो शीत ऋतु के दौरान सूखे की स्थिति, ये आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपदा के दौरान क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपदा से निपटना किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्निशामक, ठीक है, अग्निशामक दस्तों के आने के पूर्व क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? घर में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलिए, समुदाय के लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए किस प्रकार का क्रियाकलाप किए जाना चाहिए? ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों को किन शक्तियों पर ने रोका था? ठीक है, तो किन ने रोका था? तो सामाजिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल के दौरान किस आपदा की आशंका होती है? ठीक है, तो किस आपदा की आशंका होती है? तो ये आप याद रखिएगा, आगजनी का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा के बाद निश्चित हो जाना, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि मानव किस प्रकार की प्राणी है? तो मानव किस प्रकार की प्राणी है? सामुदायिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? ठीक है, ये कौन नहीं है? तो प्रशासन को सूचना नहीं देना, ये गलत बात हो जाएगा, फिर दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, ठीक है, का प्रमुख कार्य है? तो कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। सबकी सुरक्षा करना, चिकित्सा व्यवस्था करना, राहत शिविर देखभाल करना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर कौन आपदा प्रबंधन समिति में विशेष सहयोग नहीं दे सकता है? ठीक है, तो कौन नहीं दे सकता? तो इसमें बैंक मैनेजर आपको नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। भीड़ वाली सड़कों पर किस प्रकार की आपदा की आशंका बनी रहती है? तो किस प्रकार का आपदा की आशंका बनी रहेगी? तो दुर्घटना होने का ज़्यादा चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो आपदा किस प्रकार आती है? तो आपदा जो है किस प्रकार आती है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्व सूचना दिए बिना। इसमें कोई सूचना नहीं होता है, वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। 9th क्लास में टोटल 13 चैप्टर थे। ठीक है, तो आज हम लोग 13 का 13 ख़त्म कर दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे की ओर आज फिर शायद शाम तक कोई दूसरा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट ज़रूरी है, उसके अनुसार हम कर देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।